नमस्कार। स्वागत है आपका इस विशेष इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में, जहां हम उत्सवमय रूप से स्वागत कर रहे हैं उन सारे नए स्पंदनों का जिनका संबंध हिंदू नववर्ष से भी है और आने वाले अन्य उत्सवों के साथ भी है, और पारंपरिक रूप से उत्साह से जुड़ने में किस तरह ये पर्व हमारी मदद करते हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए एक तरफ जहां हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं कल्चरल एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट गोविंद पारिक जी। आपका स्वागत है गोविंद जी। नमस्कार नमस्कार। और गोविंद जी के साथ साथ आप देख रहे हैं दूसरा चेहरा डॉक्टर नितिन सारस्वत जी का, जो कि लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति में ये जो नए बरस के स्वागत की तैयारी हम कर रहे हैं, शुरुआत गोविंद जी आपसे की जाए। एक तो 1 जनवरी को हम ग्रीट करते हैं नए वर्ष के बारे में, और मुझे लगता है अलग अलग परंपराओं में जो हिंदू नव वर्ष को ये चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हम उसका स्वागत करते हैं, उसके पीछे क्या मुख्य जो कथाएं हैं या क्या भाव है, उसके बारे में कुछ बताइए। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको, नितिन जी को और हमारे सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का दिन, हिंदू नववर्ष का दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन, ये दिन बड़ा पवित्र दिन माना जाता है हिंदू संस्कृति के अनुसार, सनातन परंपराओं के अनुसार और भारतीय संस्कृति के अनुसार। माना जाता है कि आज के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का शुभारंभ किया था। इसके साथ साथ एक पक्ष और ये भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, जो मत्स्य अवतार कहलाता है, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और इसके साथ साथ अगर हम और कई दृष्टि से देखें तो इस पवित्र दिन का महत्व यह है कि आज ही के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में सही मायने में अगर भारतीय परिवेश, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो ये नववर्ष खुशियां और उत्साह का पर्व के तौर पर आज ही का दिन एक ऐसा वातावरण माना जाता है। तो प्रकृति भी इसमें पूरे रंग और विभोर में रहती है। खासतौर पर हम बसंत की ऋतु की बात करते हैं कि बसंती ऋतु वो हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता और उल्लास का पर्व माना जाता है बसंत। तो बसंत शुरू हो जाता है फागुन में, और बसंत का समापन एक तरह से, बसंत पूरा पक जाता है, पूरी इस तरह से पूर्ण रूप से अपने आप को व्यक्त करता है चैत्र मास में। आप देखते हैं कि पहले खेतों में पीली सरसों लहलाती रहती है, खेतों में फसलें लहलाती रहती है, लेकिन ये सब पहले फागुन के से पहले पहले की बात हो जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही चैत्र मास शुरू होता है, आप देखते हैं कि इस समय फसल कटाई का मौसम होता है। किसान हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण होता है क्योंकि उसके घर अन्न का भंडार भर चुका होता है। पेड़ पौधों में नई कोपलें आना शुरू होती है, पुरानी कोपलें उतर जाती है। बसंत ऋतु में जब पतझड़ होता है उसके तुरंत बाद नई कोपलें शुरू हो जाती है। इस समय अगर सही मायने में मैं कहता हूँ तो वो ये कहें, हम केवल प्रकृति ही नहीं, केवल इंसान मनुष्य का मन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जड़ और चेतन वो हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो सही मायने में नव वर्ष का यही महत्व है कि, और एक सबसे बड़ा महत्व जो आपने मेरे से पूछा, तो है कि सम्राट विक्रमादित्य सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। आज जब 2078 वर्ष पूर्व, क्योंकि अब ये 2078 वर्ष शुरू हुआ है, तो इससे पहले शक लोगों का कठोर शासन था, कई तरह के अत्याचार होते थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय और लोकप्रिय शासक थे। उन्होंने शकों के साम्राज्य को पराजित करके आज के दिन अपनी विजय अर्जित की, और आज के दिन को उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। और ये ईस्वी सन से हम सब जानते हैं कि लगभग 57 वर्ष पूर्व आता है। भारतीय काल गणना के अनुसार पंचांग की 12 राशियां, माना जाता है कि आज के दिन जब ये मकर संक्रांति एक तरह से शुरू होती है तो सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। तो ये सारे परिक्रम जितनी कैलकुलेशंस है वो सब बड़ी गंभीर, और आप जानते हैं कि भारतीय गणनाएं बड़ी विस्तृत है, बहुत ही साइंटिफिक है। तो उन सब का एक शुभ दिन आज का दिन माना जाता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी है, उसको सुनते हुए ऐसा लगता है जब आप प्रकृति के बारे में सचेत हैं कि आसपास किस तरह से पुष्प खिल रहे हैं, कैसे वसंत के आगमन से एक अंगड़ाई सी आनंद की जैसे पूरे वातावरण में आ जाती है। तो इस सब को लेते हुए हम फिर से भारत की परंपरा और किस तरह ये गणना हुई उस पर आएंगे। पर नितिन जी, ऐसा है कि
भारत में भी, मैं हालांकि आपसे न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ, पर मुझे मालूम है कि अधिकांश घरों में इस सब को लेकर उत्सवमय वातावरण बनता नहीं है। सब लोग इसको ठीक ठीक अपनाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो मूल भाव है जो कि उत्साह के साथ उत्सव से जुड़ने का है, उसमें जो नूतनता है, उसकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताते हुए नितिन जी आप बताएं कि किस तरह हम इन अवसरों को अपने उत्थान की दृष्टि से अपनाएं। नमस्कार और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को और आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप एक इस तरीके से देखिए कि केवल और केवल एक छोटा सा वर्ग जरूर है जो अभी जिसे मालूम ही नहीं था कि एक न्यू ईयर, इंडियन न्यू ईयर भी होता है जो इस समय पर आता है। पर अगर हम देखें तो किसान से लेकर और इंडिया के जो अलग अलग एरियाज हैं, महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा की बात कर लीजिए, असम में बिहू की बात कर लीजिए, तो उन सारे एरियाज में, सिंध में चेटी चंद की बात कर लीजिए, उन सारे एरियाज में किसी भी न्यू ईयर से कहीं ज्यादा महत्व जो है वो आज के दिन का है या इस काल का है। और जो अभी गोविंद जी बहुत सुंदर तरीके से पूरा व्याख्या कर रहे थे, अगर उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम एक चीज को बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि इंसान के जीवन की गति जितनी बढ़ती चली जाएगी, उसको उतना ही अपने आप को आउटर स्टिमुलाइज से हैप्पीनेस क्रिएट करने की जरूरत पड़ने लगेगी। क्योंकि जब जिंदगी की गति बढ़ेगी तो जिंदगी की में कड़वाहट घोलने वाले तत्व भी बाहर से ज्यादा आने लगेंगे। तो इसीलिए हमको बाहर से और ज्यादा तत्व चाहिए और ज्यादा स्टिमुलाइज चाहिए जो हमारे ब्रेन को पॉजिटिव वे में एक तरीके से चार्ज कर सके। और ये जो वक्त है पूरा का पूरा, एक तो फेस्टिव सीजन है, क्योंकि अगर आप देखें तो हम कृषि प्रधान देश हैं और कृषि का इस समय तो सबसे अच्छा पीरियड चल रहा है। अब सारा फसल पक चुकी है, कट चुकी है। और उसके अलावा भी ये जो मौसम का परिवर्तन है, इस समय पर आपकी एनर्जीज अपने बेस्ट पे होती हैं और इसको मार्क करते हुए हम एक तरीके से एक न्यूनेस अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और इस न्यूनेस को फिर हम बहुत लंबे समय तक चैरिश करें। बस एक छोटी सी प्रैक्टिस हमको ये करनी होगी कि हम इस न्यूनेस को चैरिश कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे फेस्टिवल्स जो थे, एक न्यू ईयर की बात कर लेते हैं या आने वाले, अगर हम इंडियन सिस्टम की बात देखेंगे तो हर महीने में 2 फेस्टिवल आते हैं हमारे पास। तो जैसे बचपन में हम थे तो पूर्णिमा ही हमारे लिए एक फेस्टिवल हुआ करती थी, बिकॉज उससे एक प्रसाद बनता था, एक भोग बनता था, तो भोग खाने को मिलता था हमको, छोटे बच्चे थे तो ये सारे के सारे फेस्टिवल हमको क्या कर रहे हैं, ये रिमाइंड करा रहे हैं कि लाइफ को सेलिब्रेट करना है। और ये जो इस समय न्यू ईयर है, ये मुझे लगता है इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस समय बॉडी और जो पूरे हार्मोनिक सिक्रीशंस हैं, हमारे एनवायरनमेंट भी जो है वो भी एक तरीके से पार्टनर बन रहा है हमारा। एंड इट इज हेल्पिंग अस कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, अपने आप को हाई एनर्जी लेवल्स पे रख सके। तो हाई एनर्जी लेवल पर रखे की दृष्टि से जो आपने बहुत सारी बातें कही और उसमें से कई बातें ऐसी जो विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। गोविंद जी, इन्होंने कहा कि जितना जितना विकास होता जाता है और एक कॉम्प्लिकेसी सी जीवन में आ जाती है, तो फिर सरलीकरण करके जो सचमुच हमें आनंद देने वाली बात है उस तरफ हमारा ध्यान जा नहीं पाता है। उस दृष्टि से आप बताएं कि जो भारतीय मनीषा रही, उन्होंने इन उत्सवों को जिस तरह से पूरे बरस में विभाजित हैं, वो अलग अलग समय पर आते हैं। खास करके आपने प्रारंभ में जो संदर्भ बताए आज के दिन की महिमा के, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आज की, और नितिन जी ने कहा कि हमें उसमें भागीदार बना दिया, तो हम अपनी भागीदारिता निभाने की बजाय अपनी चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि जो रचनात्मकता है, जो प्रकृति का उल्लास है, उससे हमारा जुड़ाव हो नहीं पाता है। आप बताइए क्या करना चाहिए, कहाँ परंपरा और आधुनिकता इस तरह मिले कि ये संभव हो पाए? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
सही मायने में जरूरत इसी बात की है कि प्रकृति को पूरी तरह से जिसका आनंद और उल्लास इस समय होता है उसको उसी परिवेश में लिया जाए। प्रकृति खुद हमें सिखा रही है। प्रकृति पतझड़ आता है, आप देखते हैं कि बसंत से पहले पतझड़ शुरू हो जाता है और फिर बसंत में नई कोपलें शुरू होती है और चैत्र में फसलों का पकना और नई कोपलें आना। वो ये जीवन के आप ये देखते हैं कि एक तरह से पहले एक बार सब कुछ खत्म होने वाला है और उसके बाद फिर नया सृजित होने वाला है। तो आप ये एक परिकल्पना प्रकृति के साथ जब मनुष्य करता है कि हर बार उसको नया कुछ उत्पन्न करना है, उसको हर बार कुछ नया करना है और नया करने के बाद सृजन करना है उसको। सृजन के साथ अगर वो जुड़ा रहेगा, तो वो आनंदमय रहेगा। प्रकृति जैसा मैं कह रहा था पहले भी आपको कि जड़ और चेतन, मन खुद स्वयं प्रस्फुलित और प्रस्फुटित होता है। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अनेक त्योहार इसके साथ में जोड़ दिए जाते हैं। वो किसी न किसी रूप में मनुष्य को वो ज्ञान कराने के लिए, आभास कराने के लिए। बसंत पंचमी का पर्व आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण पर्व है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और माँ सरस्वती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें विद्या प्रदान करें, हमें ऐसी मेधा प्रदान करें जिससे हम सांसारिक इस तरह के कष्टों से दूर रह करके प्रकृति का पूर्ण आनंद ले सकें। साथ में हम बसंत पंचमी के दिन हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं कि ताकि जो परंपराएं उन्होंने दी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बुजुर्गों ने प्रकृति के साथ जुड़ने की जो परंपरा हमें दी है, उनसे हम सीख सके, उसको हम और आगे बढ़ा सके। महत्वपूर्ण बात ये भी रहती है कि इस अवसर पर अन्य त्योहार भी आते हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा विशेष तौर पर होली, जो बसंत के तुरंत बाद आती है और उसके होली का पर्व भी ये इसी तरह की शिक्षाएं देने के लिए है कि आप कटुता को भूलें। आप जो बैर होलिका का दहन होता है वो एक तरह बैर और उत्पीड़न का दहन है और उल्लास और प्रेम का प्रतीक प्रहलाद उसका पुनर्जन्म है। तो एक तरह से ये सारे त्योहार हमें किसी न किसी तौर पर मानसिक रूप से सुदृढ़ करते हैं, हमें मजबूत करते हैं। जरूरत इस बात की है कि इन त्योहारों की, इन पर्वों का जो असली महत्व है हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचे, वो इनके महत्व को पहचाने और केवल परंपराओं के रूप में ही नहीं, केवल ये कि बस मानने के लिए मानना है, बल्कि इसके पीछे के असली विज्ञान को, इसके पीछे के असली फिलोसॉफी को, इसके दर्शन को, इसके पीछे के समाज शास्त्र को समझे। और जब इसके विज्ञान को समझेंगे, इसके समाज शास्त्र को समझेंगे, दर्शन को समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम इनका पूरा आनंद ले पाएंगे। तो गोविंद, मैं आपसे इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हृदय से कि जिस तरह से आपके अंदर ये परंपरा के साथ का जो भाव है, उसकी बारीकियां जो आपके अंदर रची बसी है, जब आपसे मैं सुन रहा हूँ इतनी दूर बैठा, तो मेरे अंदर भी एक उल्लास हिलोरें लेने लगता है। इस प्रकार हम एक्सपोजर जिसे कहते हैं, यानी पता तो हो कि, पर हम ऐसी स्थितियों में आ गए नितिन जी की न तो माता पिता को लगता है कि ये रेलेवेंट है, कई बार ऐसा तो बताते भी नहीं। कई घरों में मतलब नया बरस है, इसके बारे में कोई उत्सवमय वातावरण होता भी नहीं, वैसे स्पंदन नहीं हो पाते हैं। तो क्या चीज है जो की जा सकती है? क्योंकि हमें ऐसा कहीं अचेतन में हमारा हो गया कि आधुनिक होने का मतलब यह है कि ये जो भी परंपरा के उत्सव हैं, या जैसे कोई पेड़ों की पूजा कर रहे थे, या तो ऐसा लगता है ये सब तो हम आगे आ गए हैं। वहां से आगे आने की इच्छा होना अच्छी बात है, पर आगे आने की दिशा के बारे में स्पष्टता हो, ये आप कैसे संभव है? क्या लगता है आपको? मेरे एक मित्र हैं निशेष जाट जी, उनका बहुत प्यारा शेर है कि जड़ों से जुड़ा हूं पर साया भी मैं ही देता हूं। वाह। जड़ों से जुड़ा हूं पर साया भी मैं ही देता हूं, थकन से चूर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, एक बार फिर से कहें, शेर अच्छा है बहुत जी। जड़ों से जुड़ा हूं मगर साया भी मैं ही देता हूं, वाह, थकन से चूर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। क्या बात, क्या बात। तो एक हमेशा चलने वाली एक सीरीज है जिसमें जो नई पीढ़ी है वो परंपराओं को बेड़ी की तरह देखेगी और अपनी स्वाधीनता इस चीज में महसूस करना चाहेगी कि वो परंपराओं के पार चली जाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यही नई पीढ़ी जब थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो उन्हीं परंपराओं पर पुनः वापस लौटने लगती है। यहाँ
कष्ट केवल एक छोटा सा आ रहा है। जो कष्ट है वो ये आ रहा है कि जब लाइफ ही पार्टी ड्रिवन होने लगे, जब आनंद का प्रायवाची ही कान फाड़ने वाला म्यूजिक और खास तरीके से खास जगहों पर पार्टी करना होने लगे, तो वहां परंपराएं बेमानी होनी आरंभ हो जाएंगी, या फिर नूतन प्रयोगों की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप जाइए और दुर्गा पंडाल में देखिए, तो उन्होंने एक नूतन प्रयोग किया है कि वहाँ रॉक म्यूजिक बजता है। अब माँ दुर्गा की आरती रॉक म्यूजिक पे गाई जाती है और बहुत सारे युवा बेहद आकर्षित हो रहे हैं उसको लेकर। आवश्यकता है परंपराओं की, एक तो के विज्ञान का ज्ञान होने और कराए जाने की, क्योंकि बहुत सारी परंपराओं में बहुत सारा विज्ञान छुपा है। और दूसरा आवश्यकता है ये समझने की कि पार्टी पूपर होकर मैं थकान इकट्ठी करता हूँ, सुकून नहीं। तो सुकून देने वाली ये परंपराएं जो मुझे अनजाने में ही नेचर का सेवियर बना देती हैं, मुझे प्रकृति से जोड़ देती हैं, और आज सारी की सारी साइंस चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि आप प्रकृति से जुड़ जाइए। और ये सारी परंपराएं जो हम कह रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं जोड़ देती हैं प्रकृति से। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने कहा आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब वही प्रथम ही है, तो शुक्ल पक्ष कहते ही आपके चेहरे पे चमक आ जानी चाहिए, क्योंकि अब आप चांद की बात कर रहे हैं, आप अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। पर कौन कर पाएगा? ये वो कर पाएगा जो चांद को देखेगा। और अगर आप कहें आप प्रतिपदा का मतलब क्या है? एग्जैक्टली तो अब अगर मैं कहूं मैं बहुत व्यस्त हूं, तो क्या मेरे पास आंख खोलकर खिड़की से बाहर झांक कर या गाड़ी से बाहर बाहर निकालकर चांदनी को देखने का वक्त नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं बेहोश हूं। तो ये परंपराएं हमें होश में लाने का काम कर सकती हैं। ये परंपराएं हमें हमारे सुकून से जोड़ने का काम कर सकती हैं, बशर्ते इन परंपराओं को बेड़ी बनाने की जगह इन परंपराओं को दवा की तरह परोसा जाए। बहुत ही सुंदर आपने कहा, और जो आपने एक संकेत और उदाहरण रॉक म्यूजिक और दुर्गा पूजा के पंडाल का दिया, तो हम में से कई लोग सोचते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो पर मुझे लग रहा है आप उसमें कुछ सकारात्मक देख रहे हैं, कम से कम इसी बहाने युवा वहां जा रहे हैं। लेकिन गोविंद जी, ये मुझे लगता है कि अलग अलग दृष्टियां यहाँ पर आकर टकरा जाती हैं कि जो फ्यूजन है वो अगर बिल्कुल मूल भाव को डाइल्यूट कर देता है, वो उसका जो सार तत्व है वो निकल जाता है, और एक अलग स्तर के मनोरंजन तक हम जो दिव्य तत्वों के साथ जुड़ने वाली बात को ले जाते, तो पारंपरिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं, मगर हो सकता है कुछ युवाओं को वहां से भी कुछ मिलता हो। तो इन दोनों के बीच में संतुलन लाने की दृष्टि से जब हम नववर्ष पर इन्वोकिंग न्यूनेस, नएपन के आह्वान की बात कर रहे हैं, तो क्या नया तरीका हो सकता है कि संतुलन भी रहे और जो महत्वपूर्ण है हमारी परंपरा का वो हमसे छूटे भी नहीं? अशोक जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि हम, जैसा नितिन जी भी कह रहे थे, कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और जड़ों से जुड़े कैसे रहें? क्योंकि हमारी जड़ें, मैं अगर भारतीय संस्कृति की बात करूं तो समृद्धतम संस्कृति, वैज्ञानिक संस्कृति, पूरी तरह से श्रेष्ठ दर्शन पर आधारित संस्कृति, और इस संस्कृति की हर परंपरा वो किसी न किसी रूप में बहुत गहराई लिए हुए है। लेकिन इसको केवल मनोरंजन का स्वरूप प्रदान करना, होली अगर केवल मनोरंजन के रूप में लेंगे तो महत्व खत्म हो जाएगा। बसंत पंचमी को अगर हमने वैलेंटाइन डे के रूप में ले लिया तो महत्व खत्म हो जाएगा। अगर हमने दीपावली को केवल पटाखे चलाने के लिए ले गया तो महत्व खत्म हो जाएगा। जरूरत सबसे बड़ी इस बात की है कि हम हमारी युवा पीढ़ी को इन परंपराओं के ठोस कारणों को प्रकाशित करें, उन तक पहुंचाएं। महर्षि मनु का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। महर्षि मनु संहिता अगर युवाओं ने जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसी संहिताएं आज के दिन आई
बहुत सारे ऐसे नए नए काम इस दौर में भारतीय संस्कृति के साथ में रहे। अगर इन सबको गहराई के साथ जोड़ करके हम आगे जाते हैं तो एक बहुत ही श्रेष्ठ संस्कृति को हम प्रतिपादित करते हैं, वापस आगे बढ़ाते हैं, और किसी न किसी रूप में परंपरा के साथ में कि हम इन परंपराओं के पीछे की वैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक अवधारणाओं को युवा पीढ़ी को, अगर लॉजिकल है युवा पीढ़ी, अगर युवा पीढ़ी को लॉजिकल तरीके से हम समझेंगे तो वो समझ में आएगी। जरूरत इसी बात की हम केवल लॉजिक्स के बेसिस पर बात करें, साइंस के बेसिस पर बात करें, केवल हम पारंपरिक रूप से कहते रहेंगे और केवल मनोरंजन की दृष्टि से लेने से बचने की भी जरूरत है। कहीं न कहीं मनोरंजन भी जीवन का अनिवार्य अंग है और हमारी परंपराओं में बहुत सारे मनोरंजन तत्व शामिल है। और मनोरंजन के साथ उसकी गंभीरता, इन दोनों के बीच में अगर हम संतुलन कायम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करके, भारत को विश्व गुरु कहते थे ना, इसीलिए कहते थे विश्व गुरु, क्योंकि हम भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ थी। लेकिन अगर हम जड़ों से दूर होते जाएंगे तो फिर विश्व गुरु का दर्जा छिनता गया हमसे। तो अगर हमें वापस एक पूरे विश्व में विश्व को आर्य बनाना है, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना है, पूरे विश्व को श्रेष्ठ विश्व विश्व रहने के लिए, आम आदमी के रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाना है, तो हमें फिर हमारी जड़ों से जुड़कर, हमारी गंभीर परंपराओं से जुड़ करके, फिर जो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, क्योंकि हमारी परंपरा सारी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे बसंत हो, चाहे कोई और त्योहार और पर्व हो, और साथ में उनको इतनी गहराई से जुड़ा। मैं एक बात का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि आज के दिन से नवरात्रे शुरू होते हैं। नवरात्रे एक मौसम, जो ये संक्रांति का जो दौर चल रहा है इस समय, इस संक्रांति के दौर पर आयुर्वेद की दृष्टि से वात, पित्त और कफ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस समय उपवास की अवधारणा साथ में जोड़ी गई, व्रत की अवधारणा जोड़ी गई, ताकि आप अपने शारीरिक दोषों का भी शमन कर सकें। उपवास करें, फलों पर आधारित रहे, और प्रकृति इस समय बहुत सारे फल उपलब्ध कराती है। तो एक संदेश है कि आप फलों पर आधारित रहे। साथ में एक बहुत बड़ा संदेश इसमें यह भी छुपा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान आप मातृशक्ति की पूजा करें। वो मातृशक्ति की पूजा, ताकि समाज में स्त्री का महत्व भी, महिलाओं का महत्व भी प्रतिपादित रहे और समाज में उनको भी श्रेष्ठ स्थान अर्जित करता जाए। तो ये सारी परंपराएं बहुत गहराई लिए हुए हैं। जरूरत है कि हर परंपरा को गहराई तक हम अपनी अगली पीढ़ी तक, वर्तमान पीढ़ी और उसके बाद अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकेंगे, तो शायद हम बहुत अच्छा विश्व का कल्याण कर सकेंगे। तो विश्व के कल्याण की बात वहां पर आती है जब हम अपना कल्याण करने की समझ लेकर बैठे हो। और नितिन जी, इस दिशा में बहुत लोगों की आप मदद कर रहे हैं, भारत में भी, भारत से बाहर भी। तो जो अपने कल्याण की बात है का अर्थ यहाँ आया कि मैं अपने अंदर शांत हूँ, मैं अपने अंदर आश्वस्त हूँ, मैं अपने अंदर उस तरह की ऊहापोह में उलझा हुआ नहीं हूँ कि न केवल मैं अपने आप में बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, बल्कि मैं जाता हूँ वहां तोड़ फोड़ कर सकता हूँ, ऐसी मनस्थिति में हूँ। उससे बाहर आने की दृष्टि से जो ये नए वर्ष को अगर हम एक आधार की तरह लें, और ये जो इन्वोकिंग न्यूनेस है उस दृष्टि से, तो कुछ ऐसी आप टिप्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि हम अपने भीतर ये जो हम सुनते रहते हैं कि एक नित्य नूतनता का भाव है, और अगर सृष्टा ने हमारे साथ भागीदारी, जैसा गोविंद जी याद दिला रहे थे, वो रखा है, तो इसका मतलब हमारी जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। ये बात हम भूल जाते हैं, वो याद कैसे रखें, और क्रिएटिव टिप्स इस दिशा में आप क्या दे सकते हैं? एक बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है, शायर तो मैं नहीं जानता। खुल सकती हैं गांठें बस जरा से जतन से। वाह। खुल सकती हैं गांठें बस जरा से जतन से, न जाने क्यों लोग कैंचियां चला के सारा अफसाना बदल देते हैं। तो ये जो कुछ भी नया है, ये बहुत खूबसूरत वक्त है अपनी लाइफ के हर पार्ट में रीसेट का बटन दबाने के लिए। तो हम एक तरीके से पिछली रेस से अगली रेस में भी अपने आप को डाल सकते हैं, और जो पुराना है उससे सीखें तो जरूर, पर वो पैर का पत्थर बनकर मेरे पैर में
बंधा हो और मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम अपने गुजरे हुए वक्त को छोड़कर रीसेट का बटन दबाकर कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि मेरे भीतर की वो कौन कौन सी गांठें हैं जो मुझे इसी क्षण आनंद में रहने से रोक रही हैं? क्योंकि हम सबकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि हम जीवित हैं। बहुत अच्छे। इससे बड़ी विशिष्टता कुछ हो ही नहीं सकती, पर इससे बड़ी विशिष्टता हमें चाहिए भी नहीं। एकमात्र गुण जो हमें चाहिए वो ये कि मैं जीवित हूँ। तो मैं इसका आनंद क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि मैंने बहुत सारी गांठें पहले बना ली हैं और फिर उन गांठों को खोलने की जगह कैंचियां चला चला के सारा अफसाना बदल लेता हूँ। और मुझे एहसास भी नहीं हो पाता कि मैं जितनी बार कैंचियां चलाऊंगा उतनी बार मैं खुद लहूलुहान होता हूँ। तो ये जो नया है, कुछ भी हो, नया वर्ष हो, नया संवत हो, नया आप कोई काम शुरू करें, एक नया रिश्ता आए, जो नएपन की सौंधी खुशबू होती है, उसमें एक छोटा सा काम तो हम कर ही सकते हैं कि हम अपने आप से एक वादा करें कि इस नव वर्ष में मेरा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि मैं प्रसन्न रहूंगा। बहुत प्यारी पंक्तियां लगती हैं मुझे कि दे गेव मी एन एस्से टू राइट व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। आई रोट हैप्पी। They remarked, you did not understand the question. I laughed, you did not understand the life. बहुत सुंदर है। तो जीवन को समझना आवश्यक है, और समझते समझते जैसे आपने कहा जीवित होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समय एक रूप बन जाता है हमारे जीवित होने के नापने को, लेकिन वो अपने आप में अंतिम रूप नहीं है। ये बात भारतीय मनीषा बार बार याद दिलाती रही है। और शाश्वत की तरफ उन्मुख होकर जो अपने भीतर का विस्तार है और जो रचनात्मकता है, उससे जुड़ने की दिशा में ये उत्सव बहुत प्रचुर प्रेरणा लेकर आते हैं। और नितिन जी, ये टेक्नोलॉजी का लाभ ये है कि व्हाट्सएप पर ये वाला संदेश भी हम देख पाते हैं, जहां हम गुड़ी पड़वा, बैसाखी, उगादी और चैत्र नवरात्रे, चेटी चंड और साथ साथ रमजान का महीना भी आज शुरू हो रहा है। तो इन सब की बधाइयां, और इन सब को आधार बनाते हुए अपने जीवन को हम और अधिक ओजस्विता की तरफ ले जाएं। और आप भारत प्रेमी हैं, इसलिए भारत का नक्शा भी जो इन दिनों में सबके पास भारत की नववर्ष की शुभकामनाएं लेकर पहुंचे, उसमें गुड़ी पड़वा, विशु से लेके पोंगल और ये सारे जो त्योहार हैं उनका भी संकेत है। और बहुत संक्षेप में गोविंद जी, में आप व्यक्तिगत रूप से इस नव वर्ष पर, हिंदू नव वर्ष जिसके बारे में आपने इतना समृद्ध हमें किया, संवेदना के स्तर पर भी, सूचना के स्तर पर भी, तो आप अपने लिए क्या सोचते हैं? इस नववर्ष से क्या प्रेरणाएं आप इस नवरात्रि के प्रथम दिन ले रहे हैं? और बहुत संक्षेप में आपकी बात सुनते हुए हम अपने दर्शकों से विदा लेने की तरफ पहुंचेंगे। जी अशोक जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारी नई पीढ़ी को हम हमारी जड़ों से जोड़े रखें, उनको भारतीय संस्कृति की विशेषता, उसकी वैज्ञानिकता, उसका दर्शन, उसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण समझाएं। मैं कोशिश करूंगा नववर्ष के दौरान कि भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का मैं और अच्छे से अध्ययन करूं, और अध्ययन करने के बाद में किसी भी माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, ताकि भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता से वो लोग तक जागरूक होंगे, तो शायद भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए इन पर्वों और उत्सवों और त्योहारों को मनाने की दिशा में, सही सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे, तो शायद हम प्रकृति का अद्भुत आनंद और बेहतर तरीके से ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर गोविंद पारिक जी, डॉक्टर नितिन सारस्वत जी, आप दोनों का। आप दोनों को हिंदू नववर्ष पर और ये अन्य जो सब त्योहार हैं उनकी बहुत बहुत बधाइयां हैं, मंगल कामनाएं हैं। और आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये जो एक आनंद की यात्रा है, ये जो अपने आप के साथ जुड़ने में उत्सवों की तरफ से जो संकेत आते हैं, उनका आधार लेते हुए
हम समारोह पूर्वक हर सांस को अपनाएं, ऐसी कामना करते हुए फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका आभार है और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।